एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में आज हम करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3। हरियाणा पुलिस के हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये तीसरा प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपकी तैयारी हो जाएगी हरियाणा सीईटी मेंस की भी और साथ में ग्रुप डी के लिए भी। सीईटी मेंस और ग्रुप डी की कैसे होगी, क्योंकि देखो उस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके। चाहे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे सीईटी मेंस का हो या ग्रुप डी का हो, 25% जो आएंगे वो हरियाणा जीके के आएंगे। और हरियाणा जीके का सेम सिलेबस है सभी के लिए, तो 25% तो वो हो गए फिक्स। इसके अलावा रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, तो वो सारे के सारे इस पुलिस वाले पेपर में भी दिए गए हैं। तो लगभग ये मान के चलिए इस प्रैक्टिस सेट से आपके 70 से 80 क्वेश्चन है। 80 के अप्रोक्सीमेट जो क्वेश्चन है वो सीईटी मेंस के लिए और ग्रुप डी के लिए भी है। तो चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करें जो HSSC लेगी, ये मॉक टेस्ट, ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 100 के 100% हम इसमें करेंगे और सभी प्रश्न का डिटेल में सॉल्यूशन हम करेंगे। इसके अलावा इस क्लास की PDF भी आपको दी जाएगी। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसकी PDF भी आपको मिलेगी। और वो कहाँ से मिलेगी? वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज हब 7900 करके। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस क्लास की PDF के अलावा और भी काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल PDF की फॉर्म में डाल रखा है। आप चैनल के हिस्ट्री में जाके सर्च करें, बहुत सारा PDF की फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा जो भी नई वैकेंसीज आने वाली है, जो नए एग्जाम फॉर्म निकले हुए हैं, पेपर भर्ती निकली हुई है, उन सभी की जानकारी के लिए एक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है साहिल अपडेट्स के नाम से। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप साहिल अपडेट्स को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर आपको जो भी नई वैकेंसीज आने वाली है, नई भर्ती जो आएगी, चाहे हरियाणा की चाहे कोई भी भर्ती हो, उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। कौन सा पेपर कब होगा वो सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए आज हम करते हैं हरियाणा सीईटी, जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का है, सीईटी मेंस और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। मेन तो स्पेशल बनाया गया हरियाणा पुलिस के लिए, लेकिन 80 के तकरीबन क्वेश्चन जो आएंगे सीईटी मेंस के अंदर भी और ग्रुप डी के अंदर भी आपसे पूछे जाएंगे। 100% करेंगे, सभी प्रश्न का डिटेल में सॉल्यूशन हम करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, स्टार्ट में हम 25% करेंगे लगभग हरियाणा जीके के, 25 से 30% हरियाणा जीके के इसमें हम करने वाले हैं। और हर प्रश्न का हम रिटर्न में सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है आज की क्लास का कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना हिस्सा है। जो भारत का कुल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें हरियाणा कितने प्रतिशत हिस्से पर है। भाई भारत का कुल ज्योग्राफिकल एरिया है 100%, तो उसमें कितने प्रतिशत हिस्से पर हरियाणा है ये हमें बताना है। पूरा भारत 100% है, भारत का टोटल एरिया है 100%, तो हरियाणा का एरिया उसके हिसाब से कितने परसेंट है ये हमें इसमें बताना है। देखो, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में एक राज्य, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर। और हरियाणा बना था भाषाई आधार पर, यह भी ध्यान रखना, हरियाणा का गठन हुआ था भाषा के आधार पर। क्षेत्रफल के हिसाब से ये 21वें नंबर पर है भारत के अंदर। ये देखो, अब इसका कुल भूभाग है 1.4%, 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये हरियाणा का क्षेत्रफल है। पेपर में प्रश्न पूछा गया था हरियाणा का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर मील में पूछे तो 17,070 वर्ग मील है। ये हरियाणा का क्षेत्रफल है। तो कुल भूभाग का कितने परसेंट है? 1.4%। पूरे भारत का जो एरिया है उसका 1.4% एरिया पर हरियाणा है। तो देखो इसका ऑप्शन सी, देखो 1.34 यानी कि लगभग 1.4 का जो हमने करा था, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। और हरियाणा का क्षेत्रफल ध्यान रखना 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 44,212 पेपर में कई बार पूछे जा चुका है प्रश्न। आ गया प्रश्न नंबर 2, मोरनी और टिपरा पर्वत श्रेणी किस नदी के द्वारा अलग होते हैं। मोरनी एंड टिपरा माउंटेन रेंज, मोरनी और टिपरा की पहाड़ियों के बीच में कौन सी नदी है? यमुना नदी, टांगरी नदी, मारकंडा नदी या फिर घग्गर नदी। मोरनी और टिपरा की पहाड़ियों के बीच में, देखो मोरनी और टिपरा पर्वत श्रृंखलाएं हरियाणा के पंचकुला जिले में हिमालय की शिवालिक श्रेणी की दो अलग अलग शाखाएं हैं। देखो सारी चीजें,
पहली बात तो ध्यान रखना कहाँ पर है, ये पंचकुला के अंदर है, हरियाणा में। और कहाँ किस पर्वत श्रृंखला के अंदर है, ये हिमालय की शिवालिक रेंज के अंदर आती है, मोरनी और टिपरा की। और ये किस नदी से अलग होती है, इनके बीच में घग्गर नदी। ये दोनों श्रृंखलाएं घग्गर नदी से एक दूसरे से विभाजित होती है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, टिकरा नदी है यहाँ पर, मोरनी की जो हिल्स है, मोरनी की पहाड़ियाँ, इनकी लंबाई है 1220 मीटर लगभग। और यहाँ पर टिक्कर ताल भी मौजूद है। तो ध्यान रखना कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। कहाँ पर है ये दोनों, मोरनी और टिपरा की पहाड़ियाँ, पंचकुला जिले के अंदर है। कहाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय की शिवालिक रेंज के अंदर आती है, मोरनी और टिपरा पर्वत की श्रृंखलाएं। तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घग्गर नदी। मोरनी और टिपरा पर्वत को अलग करती है घग्गर नदी। अगला है प्रश्न नंबर 3। कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था। जो कर्नल एम.एल. भार्गव है, उनके हिसाब से हरियाणा के कौन से हिस्से को समुद्र छूता था, पूर्व, पश्चिम या उत्तर या दक्षिण। भाई ये मान लो ये हरियाणा है अपना, तो इसके 4 भाग, पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो पर्वत जहां टच करता था हरियाणा को, वो हिस्सा हमें बताना है कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार। देखो कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन काल में हरियाणा का दक्षिण भाग, साउदर्न पार्ट, समुद्र के किनारे था। और यह क्षेत्र राजस्थान की सीमा से समुद्र से लगा हुआ था। और भूगर्भिक परिवर्तन के दौरान इसमें कई बदलाव आए। इसका मुख्य बिंदु है कि कर्नल भार्गव ने बताया कि अरावली की पहाड़ियां जो अब हरियाणा में है, वह कभी बहुत ऊंची होती थी और समुद्र के किनारे पर थी। क्षेत्र है हरियाणा का दक्षिण क्षेत्र, उस समय समुद्र तट के करीब था। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का जो क्षेत्र है, जो दक्षिण हरियाणा में है, तो हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा समुद्र को छूता था कर्नल भार्गव के अनुसार, दक्षिणी हिस्सा। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, साउदर्न पार्ट जो है हरियाणा का, वो टच करता था समुद्र को। आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि हरियाणा राज्य की कितने प्रतिशत भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रसित है। व्हाट परसेंटेज ऑफ हरियाणा लैंड अफेक्टेड बाय सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी, लवणता और क्षारीयता से ग्रस्त। तो इसके देखो ऑप्शन ये सारे गलत टाइप हो गए, ये हटा देना, आपको दूसरे ऑप्शन प्रोवाइड करवा जाएंगे। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी उसमें सही ऑप्शन मिलेंगे। इसका हम डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। हरियाणा की भूमि का लगभग 8.8 यानी कि 8 से लेकर 9% तक हरियाणा की भूमि का जो क्षेत्रफल है वो लवणता और जल भराव से प्रभावित है। कितना हेक्टेयर, लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि इससे प्रभावित है। ये सारा डाटा हमें ध्यान रखना है। खासकर कौन कौन से जिले हैं, तो ये है जैसे रोहतक, झज्जर, दादरी, भिवानी, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। यहाँ पर ये समस्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8 से लेकर 9% की भूमि जो है लवणता से प्रभावित है। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना, 8 से लेकर 10% की रेंज आपको ध्यान रखनी है। आगे है प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 दिया है कि एक मान्यता के अनुसार कौन सी नदी भृगु ऋषि की आंखों से निकली थी। कौन सी नदी ऋषि भृगु की आंखों से निकली थी, दोहान, साहिबी, इंदौर या फिर कृष्णावती। देखो एक मान्यता के अनुसार हरियाणा में दोहान नदी की उत्पत्ति ऋषि भृगु की आंखों से हुई थी। यह माना जाता है कि दोहान नदी भृगु ऋषि के आश्रम के पास से निकली थी और इसे पौराणिक रूप से ऋषि की आंखों से उत्पन्न माना जाता है। आगे दे रखा है इसका नदी का विवरण। दोहान नदी राजस्थान के सीकर जिले यानी कि नीम का थाना से निकलती है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों से होकर बहती है। भृगु ऋषि का आश्रम था डोसी की पहाड़ी, जो नारनौल में कुलताजपुर के पास है। और भृगु ऋषि किसके है, देखो डोसी की पहाड़ी आपने सुना होगा च्यवन ऋषि, तो ऋषि च्यवन जो ऋषि है, च्यवन ऋषि के लिए प्रसिद्ध डोसी की पहाड़ी, इनके पिता थे भृगु ऋषि। च्यवन ऋषि डोसी की पहाड़ी और इनके पिता है भृगु ऋषि, तो ये भी डोसी की पहाड़ी पर ही इनका आश्रम था। और दोहान नदी भृगु ऋषि की आंखों से निकला हुआ मानते हैं। ये सारी बात ध्यान रखनी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के अंदर है डोसी की पहाड़ी, हरियाणा की बात हो रही है, नारनौल के अंदर है ये। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहान नदी। दोहान नदी। आगे प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया है कि जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कब स्थापित किया गया, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जानते थे। व्हेन वाज जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर्मली नोन एज वल्चर केयर सेंटर एस्टेब्लिश्ड।
पहले इसको गिद्ध देखभाल केंद्र कहते थे, बाद में इसका नाम था जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई और ये फिलहाल कहाँ है, ये हमें बताना है। तो देखो, हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में, और कहाँ पर, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना सितंबर 2001 में मूल रूप से गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में हुई थी। देखो, सारी चीजें आपको ध्यान रखना, कई प्रश्न इसके अंदर। पहला प्रश्न, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पिंजौर के अंदर, पंचकुला के अंदर। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है पिंजौर, पंचकुला के अंदर। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र यहीं पर है, पंचकुला की जगह ये वीर शिकारगढ़। कई बार आएगा जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में है, तो आपको ध्यान रखना वीर शिकारगढ़ के अंदर है। स्थापना हुई थी इसकी 2001 में। किस नाम से हुई थी? गिद्ध देखभाल केंद्र के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद सबसे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह एशिया का पहला और सबसे बड़ा गिद्ध प्रजनन केंद्र है, जिसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और हरियाणा वन विभाग द्वारा लुप्त प्राय गिद्ध प्रजातियों के संरक्षण के लिए संचालित किया जाता है। ये जो नीचे का हेडिंग है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारा का सारा जो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है, कौन संभालता है ये? एक तो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और एक है हरियाणा का वन विभाग। जो लुप्त प्राय गिद्ध की प्रजातियां हैं उनको यहाँ पर संरक्षित रखा जाता है। 2001 पंचकुला वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पिंजौर के अंदर। सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी जटायु प्रजनन केंद्र की? 2001 के अंदर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। आगे प्रश्न नंबर 7, 4 कथन दे रखे, कौन सा सही है ये बताना हमने। 4 स्टेटमेंट है, कौन सी सही है बतानी है। पहली स्टेटमेंट है कि साहिवाल गाय की नस्ल को काला सोना कहा जाता है। बिल्कुल गलत है। काला सोना किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मुर्रा भैंस को। मुर्रा भैंस जो है हरियाणा में, उसको ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कहा जाता है। ये गलत हो गया। अगला है कि नारनौल में एक वीर्य, ये पशु वीर्य बैंक है, ये पशु का। बिल्कुल सही है। नारनौल के अंदर है पशुओं का सीमेन बैंक, एनिमल सीमेन बैंक है नारनौल के अंदर। बिल्कुल सही है। तीसरा जो कथन दे रखा कि हरियाणा नस्ल की जो गाय हैं उनके सींग बड़े और मुंह चौड़ा होता है, ये गलत है। हरियाणा नस्ल की जो गाय है उनके सींग तो होते छोटे और मुंह होता है छोटा और लंबा मुंह होता है इनका। चौड़ा नहीं होता, लंबा मुंह होता है। ठीक है, पहली गलत है, तीसरी गलत है, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है। चौथी स्टेटमेंट है कि हरियाणा का हिसार जिला किसके उत्पादन, ये नहीं लिख रखा भाई किसके उत्पादन में प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का जिला भाई स्टेनलेस स्टील के लिए भी है, कपास के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यानी कि दूसरा, देखो पहला गलत है, तीसरा गलत है, तो पहला गलत है, तीसरा गलत, यानी कि सारे ऑप्शन कट गए। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। चौथे में थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील मान लो, कपास मान लो। तो स्टेटमेंट दूसरी और चौथी सही है। नारनौल में एक वीर्य बैंक है पशुओं का, और हिसार जिला हो कपास के लिए, स्टेनलेस स्टील के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 8, हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टीवी कहाँ है? हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, तो सभी को पता कहाँ पे है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रोहतक के अंदर है ये। प्रश्न नंबर 9 की पहली हरियाणवी फिल्म जो दूरदर्शन पर आई थी, टीवी पर आने वाली पहली हरियाणवी फिल्म, तो सभी को पता है चंद्रावल लाडो बहुराणे गुलाबो, तो उसका नाम था चंद्रावल। कौन सी थी? चंद्रावल। देखो, हरियाणवी सिनेमा के इतिहास के आधार पर दूरदर्शन पर प्रदर्शित होने वाली पहली हरियाणवी फिल्म 1984 की सुपरहिट फिल्म चंद्रावल थी। ध्यान रखना कब आई थी? 1984 के अंदर। इसने बनाया किसने था? तो ये बनाई थी देवी शंकर प्रभाकर ने। देवी शंकर प्रभाकर इसके डायरेक्टर थे। ध्यान रखना, हरियाणा की सबसे सफल फिल्म भी चंद्रावली थी। अच्छा, हरियाणा की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी धरती। 1968 में पहली हरियाणवी भाषा की फिल्म आई थी धरती। लेकिन फेमस कहाँ से हुए थे? चंद्रावल से, जो टीवी पर आई थी पहली बार। अगर प्रश्न आए कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी, तो वो थी धरती, 1968 में आई थी। चंद्रावल आई थी 1984 के अंदर। लेकिन चंद्रावल हिट क्यों थी? क्योंकि ये पहली फिल्म थी जिसे राष्ट्रीय प्रसारण किया गया था, जो टीवी पर आई थी। ये चीज ध्यान रखना। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, चंद्रावल। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, और वो है नॉलेज हब 7900 करके। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाली है।
इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया है कि पंजाब उच्च न्यायालय को किस वर्ष शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया था। इन विच ईयर वाज द पंजाब हाई कोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़। जो अपना फिलहाल हाई कोर्ट है ना, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, इसकी बात हो रही है। ये इसको चंडीगढ़ में कब शिफ्ट किया गया था। तो ये एक बार डिटेल में देखो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पंजाब के पुराने प्रांत को पश्चिमी पंजाब यानी कि पाकिस्तान और पूर्वी पंजाब यानी कि भारत में विभाजित किया गया था। पंजाब बहुत बड़ा हिस्सा था पंजाब का एक, तो जो पश्चिमी हिस्सा था वो पाकिस्तान को दे दिया, जो पूर्वी हिस्सा था वो इंडिया के पास आ गया था। ठीक है। और उस समय जो हाई कोर्ट था, पंजाब हाई कोर्ट, वो कहाँ पर था, लाहौर के अंदर था। तो जो लाहौर का था तो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है। और जो पूर्वी था और जो उच्च दिल्ली का था वो पाकिस्तान के लाहौर में जाने की वजह से काम खत्म हो गया। तो अब नया जो हाई कोर्ट बनाया गया था वो बनाया गया था शिमला के अंदर। ठीक है। क्योंकि जो लाहौर के अंदर था पहले ये हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट के नाम से था, ये लाहौर में था, तो लाहौर पाकिस्तान में चला गया। तो अब इसको बनाया गया शिमला के। लेकिन दिक्कत क्या हो गई थी कि सर्दियों में मौसम के कारण, सर्दियों में शिमला में बर्फ़ गिरती है तो यहाँ पर जाना असुविधाजनक था। तो इसलिए इसको चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया। और कब हुआ था ये, 17 जनवरी 1955 से। 17 जनवरी 1955 से जो ये हाई कोर्ट है ये चंडीगढ़ में शुरू हो गया था। तो ध्यान रखना कब शिफ्ट किया गया था, 1955 के अंदर। और इस हाई कोर्ट के भवन का डिजाइन किसने किया था, तो एक फ्रांसीसी वास्तुकार था ली कार्बूजियर ने, इसने करा था, ली कार्बूजियर द्वारा। आगे क्या है कि देखो, उच्च न्यायालय के भवन की योजना विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा माननीय तत्कालीन चीफ जस्टिस थे इस हाईकोर्ट के किस न्यायमूर्ति एएन भंडारी के अधीन रेखांकित किया गया था। देखा, ये जज का भी नाम आपको याद रखना है। जज का भी नाम कौन से जज थे, तो वो जज थे न्यायमूर्ति एएन भंडारी। और बाद में 1966 में इसका नाम बदल कर रख दिया था पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इसका नाम रख दिया गया था 1966 के अंदर। उससे पहले इसका नाम था पंजाब हाई कोर्ट। 1955 में इसको चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया शिमला से। किसने बनाया था, ली कार्बूजियर। और जज कौन थे, एएन भंडारी। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 1955 में। आ गया प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि हरियाणा राज्य से कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने इंस्क्रिप्शंस, कितने शिलालेख हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। अकेले हरियाणा की बात हो रही है। देखो, हरियाणा राज्य से अब तक 37 अभिलेख प्राप्त हुए। कितने, 37, 37। और इसमें कौन कौन से हैं, यमुनानगर के टोपरा कला से अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं। हिसार के गुजरी महल से 8 शिलालेख हैं। और चौहान वंश से संबंधित 4 शिलालेख जैसे बिसलदेव, विग्रह महाराज चतुर्थ और पृथ्वीराज द्वितीय के शिलालेख हैं। तो टोटल 37 शिलालेख हैं। इसमें से प्रमुख कौन कौन से हैं, उनका नाम है यमुनानगर टोपरा के वहाँ पर 7 हैं अशोक के। और हिसार के अंदर जो गुजरी महल है वहाँ पर 8 शिलालेख अलग से हैं। चौहान वंश से संबंधित 4 शिलालेख अलग से हैं। टोटल 37 अभिलेख अभी तक, यानी कि शिलालेख बोल लो या फिर अभिलेख बोल लो, जो हमें हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। 37, 37 ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 37, 37। प्रश्न नंबर 12 है कि भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को कौन सा एक शस्त्र प्राप्त हुआ था। भगवान शिव ने अर्जुन को कौन सा शस्त्र दिया था, तो वो दिया था पशुपात शस्त्र। पशुपात अस्त्र जो है वो भगवान शिव ने अर्जुन को दिया था। प्रश्न नंबर 13 है, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार बादानक वंश के शासकों का संबंध किस जाति से था। जो बादानक वंश के जो शासक थे वो किस जाति के थे, अहीर, चौहान, सूची या फिर जाट। तो बादानक वंश के शासक थे ये थे अहीर जाति से। अहीर जाति से इनका संबंध था। अगला प्रश्न नंबर 14 कि हरियाणा का कौन सा संत दादू दयाल के समकालीन था। इनमें से कौन सा संत दादू दयाल का समकालीन उनके टाइम पीरियड के दौरान रहता था। सूरदास, गरीबदास, वीरभान या निश्चलदास। संत दादू दयाल, और इनका जन्म हुआ था 1544 और वो लास्ट था इनका 1603। 1544 से 1603 के बीच थे संत दादू दयाल। और इनके समकालीन हरियाणा क्षेत्र में उनके प्रमुख शिष्य थे, एक तो गरीबदास जी और दूसरा था बखना। ठीक है, एक गरीबदास और बखना इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। ये दोनों दादू पंथ के 52 प्रमुख शिष्यों में शामिल थे।
देखो संत दादू दयाल है, 1544 से 1603 का इनका टाइम पीरियड था। हरियाणा के दो संत कौन थे, इनके शिष्य थे, एक गरीबदास और एक बखना था। संत दादू दयाल के टोटल 52 शिष्य थे और उनको 52 थंबे कहा जाता था। ये ध्यान रखना, 52 थंबे इन 52 शिष्यों को कहा जाता था। उन 52 शिष्यों में दो शिष्य हरियाणा से थे, गरीबदास और एक बखना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गरीबदास। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। आ गया प्रश्न नंबर 15। 1770 में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उसका राज सिंहासन किसे मिला। नजीब उद दौला जब मर गया 1770 में, तो उसके बाद सिंहासन किसको मिला था। तो देखो इस पर डाउट है। करेक्ट आंसर तो आएगा इसका जाबित खान। लेकिन नजब खान को भी सिंहासन मिला था, लेकिन वास्तविक उत्तराधिकारी जो बना था वो इसका बेटा था, नजीब उल दौला का बेटा था जाबित खान, वो बना था। नजब खान अलग बना था, बाद में बना था ये काफ़ी। अगर आपके पास दोनों ही पेपर में ऑप्शन आए तो जाबित खान आपको उत्तर लगाना है। देखो 1770 में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जाबित खान रोहिल्ला सरदारों का उत्तराधिकारी और नजीबाबाद का शासक बना। जाबित खान को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा मीर बख्श यानी कि सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। शाह आलम द्वितीय ने जाबित खान को सेना प्रमुख या मीर बख्शी के रूप में नियुक्त किया था। अब देखो ये रहा, कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में नजफ खान का भी उल्लेख मिलता है जो बाद में दिल्ली के मामलों के प्रमुख बने, लेकिन नजीब उल दौला के सीधे वंशज के रूप में जाबिता खान ने कार्यभार संभाला था। नजीब उल दौला का पुत्र था जाबिता खान, ये इसका उत्तराधिकारी बना था 1970 में। तो आपको ये ही नाम याद रखना है, जाबिता खान। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई थी। जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था, कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक। तो हरियाणा के किस जिले से सबसे अधिक सैनिक गए थे। तो सबसे अधिक सैनिक हरियाणा में कहाँ से गए थे, रोहतक से। सबसे अधिक सैनिक जो हरियाणा में लगे थे प्रथम विश्व युद्ध में, वो लगे थे रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 17। किस वर्ष अंग्रेजों ने करनाल में अपनी सैन्य छावनी एवं बैरक का निर्माण किया। देखो ये जो अंबाड़ा छावनी है, ये अंबाड़ा छावनी तो बहुत बाद में बनी है, पहले ये बनाई गई थी करनाल के अंदर। करनाल में अंग्रेजों ने बैरक बनाई थी, छावनी बनाई थी, लेकिन इसको अंबाड़ा में क्यों शिफ्ट किया, करनाल में कब बनाई थी, अंबाड़ा में कब बनाएगी, सारी बात हम इसमें डिटेल में देखेंगे। देखो अंग्रेजों ने करनाल में अपनी सैन्य छावनी और बैरक का निर्माण 1806 में करा था। 1805 में करनाल पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1806 में यहाँ पर छावनी स्थापित करी। देखो 1805 में करनाल पर कब्जा करा और 1806 में यहाँ पर छावनी बनाई, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई, सबसे बड़ी दिक्कत थी कि 1841 से लेकर 1843 में मलेरिया फैलने के कारण करनाल की जगह इसको अंबाड़ा स्थापित कर दिया गया था। देखो 1806 में कहाँ छावनी बनाई थी, करनाल के अंदर, लेकिन 1843 से लेकर 43 तक जब मलेरिया फैल गया था तो 1843 में इसको शिफ्ट कहाँ कर दिया गया था, अंबाड़ा में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद से अंबाड़ा छावनी रहती है परमानेंट। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, 1806। ठीक है, 1806 इसका सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मेला कैथल जिले में आयोजित नहीं किया जाता। यानी कि 4 में से 3 मेले जो कैथल के अंदर लगते, एक नहीं लगता। देखो फल्गु मेला, फल्गु तीर्थ लगता है, कैथल के अंदर है। पुंडरी मेला ये भी कैथल के अंदर है। देहाती मेला ये भी कैथल जिले के अंदर है। लेकिन जो पाथरी माता का मंदिर है, पाथरी माता का जो मेला है, ये कहाँ लगता है, ये लगता है पानीपत के अंदर। पाथरी माता का मेला पानीपत के अंदर लगता है। तो ये कैथल जिले में आयोजित नहीं किया जाता। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि किस मुगल शासक ने सांग पर प्रतिबंध लगा दिया था। सांग यानी कि नाच गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये काम करा था औरंगजेब ने। औरंगजेब वो मुगल शासक है जिसने नाच गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसने सांग जो है वो बंद कर दिया था। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। आ गया प्रश्न नंबर 20। विवाह के अवसर पर दुल्हा और दुल्हन द्वारा सिर पर पहने जाने वाले मुकुट को क्या कहते हैं। जो सिर पर हम पहनते हैं वो क्या होती है, वो होती है मोड़। वो कहते हैं सिर पर मोड़ बांध ली, वो मोड़ उसको कहा जाता है। दूल्हा और दुल्हन जो विवाह के समय सिर पर पहनते हैं।
ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा मोड। आगे प्रश्न नंबर 21, कपड़ा मंत्रालय ने तिरंगे और सैनिकों की वर्दी की रिसाइकलिंग के लिए देश का पहला प्लांट हरियाणा के किस जिले में लगाया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट प्लांट टू रिसाइकल द ट्राई कलर्ड एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म। भाई जो झंडा है हमारा और जो शहीदों जो भी जो सैनिक है उनकी वर्दी है उनको रिसाइकिल करना, भाई कट फट गई या कुछ भी हो गया उनको रिसाइकिल करके अलग से कुछ भी आइटम बनाना दोबारा से, तो उसका पहला प्लांट कहाँ लगा है पूरे इंडिया का? हरियाणा में। और हरियाणा में भी किस जगह लगा है? तो ये लगा है पानीपत के अंदर। हरियाणा के पानीपत के अंदर ये रिसाइकलिंग प्लांट लगा है। पूरे इंडिया का पहला प्लांट हरियाणा के अंदर लगा, वो भी पानीपत के अंदर। जो आर्मी में जो मिलिट्री में जो भी हरियाणा के सैनिक हैं उनकी, इंडिया के सैनिक सॉरी इंडिया के जो सैनिक है सोल्जर हैं उनकी जो ड्रेस है और जो हमारा तिरंगा है उसको रिसाइकिल किया जाएगा, उनको फेंका नहीं जाएगा, उनको रिसाइकिल किया जाएगा। और कहाँ पर लगा है प्लांट? पानीपत के अंदर। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 22 कि किस हरियाणवी ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? विच हरियाणा रेजिडेंट जो चीफ जस्टिस, जो कौन सा हरियाणा जैसे 53वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है 53rd, तो ये हरियाणा के कहाँ से संबंधित है? हिसार जिले से संबंधित है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से करी थी? MDU रोहतक से। नाम क्या है? जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत है, भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज है ये जस्टिस सूर्यकांत, हिसार जिले के रहने वाले हैं, हरियाणा से संबंधित हैं। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत। अगला है प्रश्न नंबर 23, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का हुआ था, उसके में हरियाणा ने कितने मेडल जीते थे? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 हुए थे, उसमें अकेले हरियाणा के बॉक्सरों ने कितने मेडल जीते थे? देखो इंडिया ने टोटल मेडल जीते थे कितने? 20। ऑल ओवर इंडिया के सारे प्लेयरों ने जीते थे 20 मेडल। और अकेले हरियाणा के प्लेयर ने कितने मेडल जीते थे? अकेले हरियाणा वालों ने जीते थे 15। पूरे भारत ने जीते 20 और अकेले हरियाणा के प्लेयर ने जीते थे 15 मेडल। इस 20 के अंदर टोटल 9 गोल्ड मेडल थे, ध्यान रखना, 9, 7 और 4 करके। अकेले हरियाणा के 15 मेडल थे वर्ल्ड बॉक्सिंग के अंदर। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था 2025 का, उसमें अकेले हरियाणा के 15 मेडल थे, पूरे भारत के 20 मेडल आए थे। प्रश्न नंबर 24 है, देश की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से होगी? जो डिजिटल सेंसस होगा अब अपना, तो 2026 और 27 2 साल चलेगा ये, ठीक है। सारा काम ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा, सभी को टैब दिए जाएंगे जो जनगणना करेगा। तो हरियाणा के किन किन जिलों में इसकी शुरुआत होगी, ट्रायल कहाँ कहाँ लिया जाएगा? देखो इसमें कि हरियाणा में देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना का पायलट प्रोजेक्ट मुख्य रूप से फरीदाबाद, पंचकुला और हिसार से 3 जिलों में होगा, फरीदाबाद, पंचकुला और हिसार में। और यह डिजिटल प्रक्रिया 1 मई 2026 से शुरू होगी, 1 मई 2026 से शुरू हो जाएगी। हरियाणा के 3 जिले हैं जहां पर सबसे पहले शुरू की गई है, फरीदाबाद, पंचकुला और हिसार के अंदर। इस प्रक्रिया में मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा, 100% डाटा पेपरलेस होगा और जिसका प्री टेस्ट फरीदाबाद सहित इन जिलों में सफल रहा। देखो कहाँ पर टेस्ट किया गया सबसे पहले, फरीदाबाद, पंचकुला और हिसार 3 जिले हैं हरियाणा के जहाँ पर ये किया गया। अब शुरू कब होगी जनगणना? वास्तविक ये होगी 1 मई 2026 से, ध्यान रखना है। तो कहाँ कहाँ आएगी? फरीदाबाद, पंचकुला और हिसार। आगे प्रश्न नंबर 25, वन्य जीव विभाग ने हरियाणा की किस झील के चारों ओर 10 वॉच टावर बनाने का निर्णय लिया है? जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसने डिसाइड किया कौन सी ऐसी झील है जिसके चारों तरफ 10 वॉच टावर यानी कि निगरानी रखने के लिए बनाए जाएंगे। तो ये है गुड़गांवा के अंदर, कौन सी? सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील गुड़गांवा, यहाँ पर हरियाणा सरकार का जो वन विभाग है उसने निर्णय लिया है 10 वॉच टावर बनाए जाएंगे सुल्तानपुर झील। प्रश्न नंबर 26, भारत का पहला आधा अष्ट महालक्ष्मी मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? अध एवं अष्ट महालक्ष्मी मंदिर बोलते, पूरा एक ही नाम है, अध एवं अष्ट महालक्ष्मी मंदिर। और यह बनाया जाएगा हरियाणा के हिसार के अग्रोहा के अंदर। अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार के अंदर। वहाँ पर यह मंदिर बनाया जा रहा है माता का आदि शक्तिपीठ के अंदर।
अर्ध एवं अष्ट महालक्ष्मी मंदिर। ऑप्शन बी उत्तर होगा कहां पर, हिसार के अंदर, अग्रोहा। प्रश्न नंबर 27 है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। देखो ये पहली बार ट्रॉफी आई है, किससे संबंधित है ये, क्रिकेट से। क्या होंगे इसके अंदर, टेस्ट मैच की सीरीज होगी ये। टेस्ट मैच कितने होंगे इसके अंदर, 5 टेस्ट मैच होंगे। और इसके अंदर देखो इंडिया और इंग्लैंड के, ये भी ध्यान रखना, भारत और इंग्लैंड की ये सीरीज है। और इसमें सबसे अधिक रन अब की बात तो गिल ने बनाए, शुभमन गिल ने बनाए थे। इसको ध्यान रखना, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी है, किस किस के बीच में है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में है। टेस्ट मैच होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं इसके बारे में। आगे प्रश्न नंबर 28, एक बुक है, ये बुक का नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये किसने लिखी थी भाई, संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये लिखी थी DY चंद्रचूड़, जो देश के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश थे 51-52 नंबर के, उन्होंने लिखी थी, DY चंद्रचूड़ ने। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका, DY चंद्रचूड़। अगला है प्रश्न नंबर 29, स्वतंत्रता दिवस 2025 पर घोषित सुदर्शन चक्र मिशन किससे संबंधित है। देखो सुदर्शन चक्र मिशन घोषित किया गया था PM मोदी ने 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 2025 को इन्होंने घोषित करा था ये सुदर्शन चक्र मिशन। तो सुदर्शन चक्र मिशन क्या है, तो एक डिफेंस सिस्टम है जो ऑलरेडी इंडिया में बना, स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, हवा में मिसाइलों को मारने वाला सुदर्शन चक्र मिशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सुदर्शन चक्र मिशन के बारे में ध्यान रखना, स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है ये। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको आप लगा के चलना। प्रश्न नंबर 30 दिया है आगे, IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है अभिनव बिंद्रा को। किसे बनाया गया है, अभिनव बिंद्रा को। प्रश्न नंबर 31 देखिए, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता। देखो मिस यूनिवर्स इंडिया की बात हो रही है, यानी कि इंडिया की तरफ से मिस यूनिवर्स में कौन गई थी, तो वो गई थी मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा कहाँ से है ये, राजस्थान से इनका संबंध है। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, हालांकि जीत नहीं पाई, टॉप 10 में भी नहीं आई थी। मनिका विश्वकर्मा आपको नाम याद रखना है, राजस्थान से इनका संबंध है। आगे प्रश्न नंबर 32, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा। 2025 के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ था 130 नंबर का, 130। तो किस संविधान के अनुच्छेद को संशोधित करेगा, भाई किसी ना किसी अनुच्छेद से तो छेड़खानी हुई है तभी संशोधन हुआ है, तो कौन सा वो अनुच्छेद है। देखो ये 130वां जो संविधान संशोधन हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है। 130वां संविधान संशोधक विधेयक 2025, भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद प्रभावित होंगे, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239AA। इसमें संशोधन का प्रस्ताव है, अनुच्छेद 75, 164 और 239AA। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री दिल्ली सहित इनको स्वतः पद से हटाना है यदि उन्हें किसी गंभीर अपराध जिसके लिए 5 वर्ष या उससे अधिक का दंड हो सकता है के लिए गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों में हिरासत रखा जाता है। मतलब क्या है कि कोई भी अब इससे नहीं बचेगा, कोई भी MP, MLA, मंत्री कोई भी है, अगर उसने कोई ऐसा अपराध करा जो 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए उसको सजा मिलेगी और लगातार 30 दिन के लिए अगर वो जेल में है तो उनको खुद से ही इस पद से हटा दिया जाए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री कोई भी हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239AA, ये 3 अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन किया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अनुच्छेद 75 में कौन है, तो ये है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो सेंटर के जो मंत्री हैं वो है अनुच्छेद 75 के अंदर, कि यदि कोई केंद्रीय मंत्री 30 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा।
ठीक है, सेंटर का कोई मंत्री है, अगर वो 30 दिन तक जेल में है, 30 दिन से ज़्यादा, तो उसको हटा दिया जाएगा मंत्री पद से। ये अनुच्छेद 75 का है। अनुच्छेद 164 है, वो राज्य के लिए है भाई, वो तो सेंटर का हो गया, ये स्टेट का हो गया। खंड 4A का सम्मेलन यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई राज्य का मंत्री या मुख्यमंत्री 30 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहता है तो उसे राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 164 में है। और 239A डबल ए है ये दिल्ली के लिए है। इसमें दिल्ली भी शामिल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसके अंदर शामिल हैं। और ये प्रस्ताव पेश किया गया था 20 अगस्त 2025 को अमित शाह के द्वारा। इसका मतलब है कि कोई भी मंत्री हो, चाहे किसी राज्य का सीएम हो, किसी राज्य का कोई मंत्री हो, दिल्ली का भी, अगर वो कोई गड़बड़ करता है, कोई ऐसे केस में फंसता है जहां 5 साल से ज़्यादा का सजा मिल सकती है उसको, और वो 30 दिन से गिरफ्तार है, तो उसको उस पद से हटा दिया जाएगा अपने आप ही। ठीक है, ये है 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2025 का। अमित शाह के द्वारा ये पेश किया गया था अगस्त 2025 में। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से इसमें सिर्फ अनुच्छेद 75 दे रखा है। ठीक है, 164 भी है और 239AA भी, तीनों अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको पीडीएफ मिलेगी नॉलेज हब 7900, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आ गया प्रश्न नंबर 33। फुटबॉल का टूर्नामेंट है डूरंड कप, इसके 134वें संस्करण का विजेता कौन रहा? देखो, पहले बात तो ध्यान रखना, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। तो इसका 134th जो एडिशन हुआ था उसको किसने जीता? तो ये जीता था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ये इसका विनर थी। किसको हराया था? डायमंड हार्बर को। डायमंड हार्बर जो है ये रनर अप टीम थी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता था डायमंड हार्बर को हराकर। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 34 दिया है कि भारत का 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? 89th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो ये बना था अभी 2025 के अंदर। क्या नाम है इसका? एस रोहित कृष्णा। एस रोहित कृष्णा। देखो, एस रोहित कृष्णा ने 12 अगस्त 2025 को भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने कजाकिस्तान में आयोजित अलमाटी रीजन ओपन कोनाएव कप में नाबाद प्रदर्शन करते हुए अपना अंतिम जीएम मानदंड हासिल किया। क्या नाम है? एस रोहित कृष्णा। कब जीता इन्होंने? 12 अगस्त 2025 को। कहाँ हुआ था ये? अलमाटी क्षेत्र कजाकिस्तान के अंदर। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनकी उम्र है मात्र 19 साल। ठीक है, ध्यान रखना, एस रोहित कृष्णा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35, ये साइंस के क्वेश्चन है कुछ। धातुओं की डक्टिलिटी यानी कि तन्यता का क्या अर्थ है? डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स। धातुओं की डक्टिलिटी यानी तन्यता का मतलब है कि धातु को पीट पीट कर उसको ऐसे लंबी तार बनाना, ऐसी लंबी तार के रूप में ऐसे खींच देना लंबी। ठीक है, यानी कि क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, धातु का तार के रूप में खींचा जाना, डक्टिलिटी होता। और मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट कौन है? वो है गोल्ड। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है जिसको खींचकर हम तार के रूप में बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। यह ध्यान रखना, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया। मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट सोना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साइंस का, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 36 है कि कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है? विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो बिजली का चालक होता है, यानी कि ऐसा नॉन मेटल जिसमें से बिजली पास हो, तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका बनता है? ये कार्बन का। जो पेंसिल होती है हमारी उसके अंदर जो होता है काला काला, वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करके। प्रश्न नंबर 37 है कि किसी धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना, धातु ऑक्साइड बनाना, क्या कहलाता है? व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मेटल ऑक्साइड। देखो, अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कोई ऑक्साइड बना रहेगा तो सीधी सी बात है क्या होगा उसमें? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो। न्यूट्रलाइजेशन वो होती है जैसे नमक बनता है NaCl, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में खत्म हो जाए। तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन खत्म होगी तो रिडक्शन होगा। प्रश्न नंबर 38 है कि ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ दर्शाता है V वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट।
वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और V क्या, अरे इसको हटाएंगे तो हमारा फार्मूला बनता है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, ये फार्मूला होता है ओम्स लॉ का, लेकिन रिलेशन होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। R है रेजिस्टेंस जो इसका कांस्टेंट की जगह लिया जाता है, ठीक है। वोल्टेज और करंट के बीच में ये दर्शाता है सीधा संबंध, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसके ऊपर फार्मूले में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कई बार पेपर में। V इज इक्वल टू आई आर इसका डिटेल में फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका है। जो आपने बल्ब देखा होगा उसके अंदर पतली, बिल्कुल पतली सी तार होती है जो जलती है, जिससे बल्ब के अंदर रोशनी होती है। तो वो तार किस चीज़ की बनी होती है, पतली सी तार? कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या फिर नाइक्रोम। देखो एक चीज 2% इसके अंदर, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो बनता है टंगस्टन का, टंगस्टन का है। और जो हम घरों में हीटर यूज करते हैं आपने देखा होगा, उसके अंदर जो कोयल होती है वो होती है नाइक्रोम वायर। जो हीटर होते थे पहले उसके अंदर एक गोल गोल चक्कर डालते थे, उसके अंदर तार होती थी, वो होती थी नाइक्रोम की। इसका आंसर आएगा टंगस्टन, ऑप्शन सी करके। नंबर 40, और इसमें दिया है कि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन को। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वो होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीड वो होता है एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। प्रश्न नंबर 41 है कि पृथ्वी पर वस्तुओं का गिरने का क्या कारण। भाई कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हो नीचे क्यों आती है, सभी को पता है किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। जो न्यूटन ने नियम दिए थे ना, सेब नीचे क्यों गिरा, वही है ये, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 42 है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। हमारा दिल है, इसमें कितने हिस्से होते हैं दिल के, तो दिल के अंदर होते हैं 4, आलिंद और निलय करके, दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। देखो ये है हमारे हार्ट की ओरिजिनल शेप, ये है राइट एंट्रियम, दाया आलिंद बोलते हैं, ये लेफ्ट एंट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल, आलिंद और निलय। जो नीला हिस्सा है ये बिना ऑक्सीजन वाला खून है इसके अंदर, और लाल हिस्से में खून के अंदर ऑक्सीजन मिल चुकी है। आपको इंग्लिश में नाम ध्यान रखने होंगे, 4 चैम्बर होते हैं, नाम ध्यान रखना, राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 हिस्से होते हैं, दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। राइट एंट्रियम का क्या काम है, बिना ऑक्सीजन वाले खून को शरीर से लेता ही है। उसके बाद एक खून जाएगा वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल करेगा उसको लंग्स के पास भेज देगा उस खून को। उसके बाद वो खून जो लंग्स में से होके फिर आएगा लेफ्ट एट्रियम के पास, उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है लंग्स से, और उसके बाद वेंट्रिकल क्या करेगा, उस ऑक्सीजन वाले खून को सारी बॉडी में भेज देता है। 4 चैम्बर होते हैं, आलिंद और निलय करके, दायां और बायां करके। इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखना है ये। तो प्रश्न नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 43 है कि रक्त का लाल रंग किस वजह से होता है। ब्लड का रेड कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वजह से होता है ये, हीमोग्लोबिन की वजह से। खून में जो हीमोग्लोबिन है इसकी वजह से खून का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है आगे, रूमिनेंट पशु, रूमिनेंट यानी कि जो जुगाड़ी करते हैं जो पशु, जैसे गाय भैंस जो जुगाड़ी करते हैं वो वाले पशु, उसमें सेल्यूलोज के पाचन में मुख्य भूमिका किसकी होती है। जो पशु जुगाड़ी करते हैं उनके अंदर जो सेल्यूलोज होता है उसको पाचन करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है। जो सेल्यूलोज का पाचन कौन करता है, तो ये होते हैं कि रुमेन में पाए जाने वाले सहजीवी सूक्ष्म जीव, रुमेन में पाए जाने वाले सहजीवी सूक्ष्म जीव करते हैं। किसका पाचन करते हैं ये, जो जुगाड़ी करने वाले पशुओं में सेल्यूलोज होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 45, अब कुछ प्रश्न आएंगे कंप्यूटर के। कंप्यूटर मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8 से 10% कंप्यूटर के पूछे जाएंगे सीईटी के अंदर, चाहे कोई पेपर हो, सीटी मेंस का, ग्रुप डी का, कोई भी पेपर हो। तो प्रश्न नंबर 45 है कि पाइथन में इम्प्यूटेबल डाटा टाइप कौन सा है, यानी कि 4 डाटा है। देखो इम्प्यूटेबल डाटा होता है वो जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो वैल्यू डाल दी वो फिक्स है पाइथन लैंग्वेज में। लेकिन हम लिस्ट भी चेंज कर सकते हैं, डिक्शनरी में चेंज कर सकते हैं, सेट में, लेकिन जो टप्पल जो वैल्यू है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, टप्पल लेंथ चेंज नहीं कर सकते। तो इम्प्यूटेबल डाटा कौन सा होता है, टप्पल एक इम्प्यूटेबल डाटा का एग्जाम्पल है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 46,
कंप्यूटर का ही अगला प्रश्न है ये कि पाइथन में लेन फंक्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ये जो फंक्शन है ये किस लिए प्रयोग करते हैं इसका, तो इसका प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट की लेंथ ज्ञात करने का। LEN ये लेंथ की शॉर्ट फॉर्म है LEN। तो टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसके अंदर कितने करैक्टर है, क्या इसकी लेंथ है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आ गया क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन डाटाबेस की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिलेशन डाटाबेस। रिलेशन डाटाबेस का कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल किसका क्या नहीं है, फाइल बेस्ड स्टोरेज नहीं है। रिलेशन डाटा टेबल यूज होती है, प्राइमरी की होती है, रिलेशंस होते हैं, लेकिन फाइल बेस्ड स्टोरेज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है SQL में टेबल के सभी रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग करते हैं। SQL के अंदर तो वो जो प्राप्त करते हैं वो हम यूज करते हैं कौन सी कमांड, सिलेक्ट कमांड। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। SQL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इसमें सारा रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं सिलेक्ट का। प्रश्न नंबर 49 देखो, OSI मॉडल की कितनी लेयर होती है। OSI मॉडल की मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7 लेयर है, सभी का नाम ध्यान से रखना। देखो ये 7 लेयर है OSI मॉडल की। सबसे पहले लेयर का नाम है फिजिकल लेयर। क्या काम है, जो एक्चुअल फिजिकल ट्रांसमिशन होता है जैसे इलेक्ट्रिक, ऑप्टिकल, रेडियो सिग्नल, ये होते हैं इसके अंदर। फिजिकल के बाद दूसरा है डाटा लिंक एयर, इसके अंदर मैक एड्रेस वगैरह होते हैं, डाटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर तीसरी है, इसके अंदर IP एड्रेस होते हैं नेटवर्क लेयर के अंदर। चौथी लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, और इसके अंदर TCP, UDP ये सारे होते हैं, मैग्नेटिक फ्लो कंट्रोल, सेगमेंटेशन ये सारा होता है। पांचवी लेयर है सेशन लेयर, और इसका काम है इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेशन कम्युनिकेशन बिटवीन द एप्लीकेशन। छठी है प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवीं है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के एग्जाम्पल याद रखना, HTTP, FTP, SMTP, ठीक है, ये ध्यान रखना एप्लीकेशन लेयर के पार्ट है। तो टोटल 7 लेयर होती है, 7 तो ध्यान रखनी है। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है HTTP प्रोटोकॉल किस लेयर में। देखो हमने अभी पढ़ा था HTTP, HTMP, SMTP, तो ये किस लेयर के अंदर थे, तो ये सारे थे एप्लीकेशन लेयर के अंदर। जो नंबर 7 की लेयर थी उसके अंदर है, ये सबसे लास्ट लेयर थी उसके अंदर है ये HTTP वगैरह, ठीक है। SMTP था, HTTP था, ये सारे एप्लीकेशन लेयर का हिस्सा है। ऑप्शन सी आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 है कि फिशिंग क्या होता है। फिशिंग, ये देखो कंप्यूटर के अंदर एरर होता है एक किस्म का, एरर मतलब वायरस। और फिशिंग का काम क्या होता है, जो अपने हमारे पर्सनल डाटा है उसको चुराना। फिशिंग का मतलब ये होता है अपना जो पर्सनल डाटा है, गोपनीय जानकारी है, उसको चुराना। कंप्यूटर के अंदर ये वायरस माना जाता है। ये आगे है प्रश्न नंबर 52, विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की कौन सी है। टू ओपन द टास्क मैनेजर, विंडो के अंदर खोलने की शॉर्टकट की क्या है। तो टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+ESC, Ctrl+Shift+ESC। आगे क्वेश्चन नंबर 53, एक्सेल में VLOOKUP एक फंक्शन का प्रयोग करते हैं, किस लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। जो बच्चे एक्सेल का प्रयोग करते हैं उनको पता है VLOOKUP एक की होती है, एक फंक्शन होता है, उसका हम प्रयोग क्यों करते हैं। देखो VLOOKUP का मतलब होता है चेक करना, तो इसका मतलब क्या होगा, टू फाइंड वैल्यू फ्रॉम ए टेबल। कोई एक टेबल, उसमें कोई डाटा फाइंड आउट करना, तो हम ये फंक्शन यूज करते हैं VLOOKUP। एक्सेल के अंदर VLOOKUP फंक्शन का प्रयोग किया जाता है टू फाइंड वैल्यू फ्रॉम ए टेबल, एक टेबल से कोई डाटा चेक करने के लिए, ढूंढने के लिए। प्रश्न नंबर 54 है कि पावर पॉइंट में किसी स्लाइड पर एनिमेशन लागू करने के लिए कौन सा टैब का प्रयोग किया जाता है। एनिमेशन वगैरह बताते, वो एनिमेशन के अंदर ही होता है, ये एनिमेशन के अंदर ही। आगे क्वेश्चन नंबर 55, अब यहां से हमारा शुरू होता है गणित का काम। कुछ प्रश्न गणित के आएंगे, उसके बाद कुछ प्रश्न आएंगे रीजनिंग के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 गणित का
पहला सवाल है कंप्यूटर के लगभग 10% हमने करे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर आएगा ही आएगा। पहला सवाल है कि राहुल ने 8% वार्षिक दर से 5,000 का ऋण लिया था, चक्रवर्ती ब्याज पर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद उसने ब्याज समेत पैसे दिए थे, कितने? 5,832। तो ये बताओ कितने टाइम के लिए ब्याज लिया था? 5,000 रुपये 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5,832 कितने साल में होंगे, ये पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है ये, इसमें पूछा गया है। अब इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। देखो सीधा सा तरीका ध्यान रखो, जो हम अगर नहीं भी आता, कोई ट्रिक वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधा सा है। 5,000 रुपये है। अब CI का फार्मूला लगाते हैं हम ऐसे, ट्री मेथड से। तो 8% की दर से पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 400 रुपये हो गया फर्स्ट ईयर का। दूसरे साल फिर 8% पे 400 रुपये, और इस 400 का 8% निकालेंगे तो 32 रुपये। अब ये टोटल ब्याज देखो, ये सारा CI है 2 साल का, कितना हो गया? 832 रुपये। और यहाँ भी ब्याज कितना है? 832, यानी कि कितना टाइम लगा? 2 साल। ट्री वाला मेथड है वो एकदम बेस्ट मेथड है। ट्री मेथड है वो एकदम बेस्ट मेथड होता है CI के लिए। 5,000 रुपये की राशि है, पहले साल 8% की दर से 400 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 400 रुपये मिलेगा, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज है तो इस पर 32 रुपये। और ये सारा मिलाकर कितना हो गया? 832 रुपये 2 साल के अंदर। और यहाँ पे ब्याज भी कितना ऐड हो रखा? 5,000 में 832 ही तो ऐड हो रखा है, तो कितना समय लगा? 2 साल लगा। बिल्कुल शांति से ट्री मेथड ये बेस्ट मेथड है सोल्व करने का। अगला है सवाल नंबर 56। सवाल नंबर 56 दे रखा है कि 10 अंकों की संख्या है, ये कोई संख्या है 10 अंकों की, और ये 72 से पूरा पूरा भाग होती है ये। तो इसमें x का अधिकतम मान, भाई x की कोई कितनी भी वैल्यू हो सकती है, 0 से लेकर 9 तक x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो x की सबसे बड़ी वैल्यू के लिए इसका मान क्या रहेगा ये बताना है। 2x माइनस वाई को हमने सोल्व करना है। कंडीशन क्या है? जो x का अधिकतम मान है वो हमने लेना है इसमें। तो इसका मतलब है कि x का तो अलग अलग वैल्यू आएंगे और y की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। ये इसका मतलब है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो अब देखो ये सवाल, इतनी बड़ी संख्या, अब हम इसको 72 से भाग तो कर नहीं सकते, पता तो लगेगा नहीं। अब 72 के फैक्टर करो, 36 गुणा 2, तो 2 से भाग होने की संख्या का नियम है कि ये इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए, है बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला फैक्टर क्या बनेगा 72 का? तो वो बनेगा 18 गुणा 4, 18 चौक 72, यानी कि जो संख्या 72 से भाग होगी वो 18 से भी भाग होगी और 4 से भी। 4 से भाग होने का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। यहाँ पर ये भाग के जो नियम हो वो याद होने चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से भाग होना, तो यानी कि x की जगह हम क्या ले सकते हैं? 12, 1 ले सकते हैं, x की जगह 3 ले सकते हैं, x की जगह 5 ले सकते हैं, s की जगह 7 और 9। x की हम 5 वैल्यू ले सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि यह 12 4 से भाग होगा 32 होगा, 52 भी। x की जगह 2 लेंगे तो 22 आएगा, 4 से भाग नहीं होगा, 42 4 से भाग नहीं होगा। कहने का मतलब है देखो 72 का फैक्टर बना है 18 गुणा 4, तो यानी कि 4 से भाग होनी चाहिए संख्या, और 4 से भाग होने का नियम है कि अंतिम 2 संख्या 4 से भाग होगी। तो x 2 यानी कि या तो 12 भाग होगा 4 से, या फिर 32, या फिर 52, या फिर 72, या फिर 92। x के 5 मान हो सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो हमें x की अधिकतम वैल्यू लेनी है, तो x का मान अधिकतम क्या लेंगे इसमें से? 9। x का मान सीधा सीधा कितना आ गया? 9 आ गया, क्योंकि अधिकतम वैल्यू लेनी है। x आ गया 9। अब y का मान निकालो। देखो x की जगह हमने रख दिया 9, अब ये संख्या लास्ट में 592 बन गई। अब ये 72 है, ये 18 से भाग होगा, 18 का मतलब है 9 से, 9 गुणा 8। अब ये संख्या 9 से भाग होनी चाहिए। 72 9 का फैक्टर अंदर, संख्या 9 से भाग होनी चाहिए, बिल्कुल है। तो अब इसको 9 से भाग करना है सारे को, तो 9 से भाग का नियम क्या है कि अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। अब जोड़ लो, 7 और 5 12, ये 9 तो कट जाएगा, 9 से भाग हो रही है तो 7 और 4 11, 5 और 2 7, इनको जोड़ो, 11 7 18, और ये कितना हो गया 30, यानी कि इसके अंकों का जोड़ है 30। 30 को अगर हम 9 से भाग करना है तो कितना जोड़े? 9 के पाड़े में 30 नहीं आता, 6 जोड़ेंगे तो 36 आएगा 9 के पाड़े में, यानी कि y की जगह कितना रखेंगे? 6। y का एक ही मान आएगा, x का मान आएगा 9, y का मान आएगा 6। y का मान 6 कहाँ से निकाला हमने? इसको 9 से भाग करना है, 9 से भाग होने का नियम है कि अंकों का जोड़ 9 से भाग होगा। x का मान हमारा 9 आ चुका था,
तो इसमें से y का मान 6 आएगा। 9 से भाग करेंगे तो अंकों का जोड़ 30 बनेगा। 30 में 6 जोड़ेंगे 36, तभी तो 9 से भाग होगा। 36 9 से भाग होता 30 नहीं होता। तो अब यहाँ पे रख दो 2 गुणा में 9 माइनस 6, 9 दूनी 18, 18 माइनस 6 करें कितना आएगा 12। ऑप्शन सी उत्तर आ गया 12। एक चीज और छोटी सी है, मैं बता दूं आपको, इसमें देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन से ही हम उत्तर सोल्व कर सकते थे भाई। देखो x का मान अधिकतम लेना है तो 0 से लेकर 9 के बीच की कोई सिंगल डिजिट में ही आएगा x का मान। अधिकतम हम 9 ही रख सकते हैं x का मान, तो 9 दूनी 18, 18 में से कुछ घट रहा है तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो 18 से कम है, सिर्फ 12 ही एक ऑप्शन है जो 18 से कम है। एक चांस ऐसा हो सकता है कि आपका y की वैल्यू 0 भी हो, तो 12 और 18 में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना ऑप्शन देखकर। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। आगे है सवाल नंबर 57। एक बिल्डर 20 घंटे में एक दीवार बना सकता है और एक तोड़ने वाला उसको 40 घंटे में तोड़ सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू करा, लेकिन 30 घंटे के बाद जो तोड़ने वाला था उसको हटा दिया, तो दीवार टोटल कितने दिन में बनेगी, कितने घंटे में बनेगी। भाई 2 आदमी लग रहे, एक को कह दे भाई तू दीवार बना, अगर वो एकला दीवार बनाए तो 20 घंटे में बना देगा। एक और मिस्त्री वो दीवार तोड़ता है, अगर वो एकला तोड़े तो 40 घंटे में उसको तोड़ देगा सारी को। इन दोनों को लगा दिया एक साथ, एक जना बना रहा है, एक जना तोड़ने लग रहा है साथ के साथ। तो ये कह रहा है कि 30 घंटे के बाद तोड़ने वाले को हटा दिया, तो ये बताओ अब दीवार टोटल कितने घंटे में बनेगी। देखो ये बनाने वाला है ए, 20 को तोड़ने वाला है, तो ये हो गया -40। ये 20 घंटे ले रहा है, -40 मतलब तोड़ने वाला। एलसीएम आएगा 40, तो 20 दूनी 40 और 40 है कम 40। बनाने वाला की हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसकी क्षमता +2 है, तोड़ने वाले की 1 है। -1 का मतलब ये तोड़ने वाला नुकसान करने वाला है, ठीक है। ए और बी की हमने एफिशिएंसी निकाल ली, ए और बी की हमने एफिशिएंसी निकाल ली। भाई ये 20 घंटे में बना रहा था, ये 40 घंटे में तोड़ रहा था, टोटल एलसीएम 40 आ गई, इसकी +2 क्षमता आ गई, इसकी -1। अब ये दोनों साथ काम कर रहे हैं, साथ काम करेंगे तो ये 1 घंटे में 2 बनाएगा और ये 1 घंटे में 1 तोड़ेगा, तो टोटल कितना बनेगा, 1 यूनिट बनेगी। भाई ये 2 ईंट रखेगा 1 घंटे में और ये 1 ईंट हटा देगा 1 घंटे में, तो टोटल लास्ट में 1 घंटे बाद 1 ईंट बचेगी ना। इन्होंने 30 घंटे साथ काम करा, तो 30 घंटे में लास्ट में 30 ईंट रखी जाएगी। भाई ये 60 ईंट रखेगा, ये 30 ईंट तोड़ देगा, तो 30 ही बचेगी लास्ट में। 30 घंटे में टोटल 30 ही ईंट रखी गई, ये मान लो। हमें टोटल रखने कितनी है इसमें 40, इसकी जो ओवरऑल जो हमने मानी थी वो 40 मानी थी। तो अब कितनी यूनिटें बच गई, 10 यूनिट और बनानी है। अब ये माइनस वाला तो हट गया, अब ये 2 की क्षमता से कितना टाइम और लगाएगा, 5 घंटे और लगाएगा। तो 30 घंटे तो लगे थे, 5 घंटे और आगे लगाएगा, तो टोटल कितने घंटे हो गए पूरी दीवार बनने के, 35 घंटे में दीवार बनेगी। 35 घंटे में बनेगी, क्योंकि 30 घंटा तो दोनों ने साथ काम करा था। उसके बाद 10 यूनिट और बच गई, उसको 2 की क्षमता से कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। तो 30 और 5 35 घंटे। बिल्कुल आराम से शांति से सवाल करने हैं ये। सवाल नंबर 58 देखो। एक दूध का व्यापारी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 30 लीटर दूध खरीदता है और 20 लीटर पानी मिलाता है। पानी की कोई कीमत नहीं है, फ्री का पानी। इस मिश्रण को 48 रुपये लीटर से बेच देता, तो लाभ बताओ कितना हुआ। लाभ बताना है कितना हुआ। देखो सीधा सा है, 30 लीटर दूध खरीदा 50 के भाव से, तो कितने रुपए का दूध खरीदा, 30 गुणा 50 1500 रुपये का। 1500 का दूध खरीदा उसने, 20 लीटर पानी मिला दिया, पानी की कोई कीमत नहीं है। अब दूध था 30 लीटर, 20 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल कितना होगा उसके ड्राम में, अब 50 लीटर लिक्विड है, दूध प्लस पानी का मिक्सचर। अब उसने 50 लीटर जो था दूध उसके हिसाब से उसको 48 के भाव से बेचा, तो कितने रुपए में कमाएगा उसने, 2400 रुपये में। भैया वो ड्राम में घर के ले गया, डालने लग गया, तो 48 के भाव से उसने सबके डाल दिया। तो 50 लीटर तो डाला उसने, पानी मिला के 50 लीटर हो गया था वो, तो कितने रुपए में बेचा उसने, 2400 रुपये में। खरीदा कितने में था उसने, 1500 रुपये में, क्योंकि पानी की तो कोई कीमत नहीं लगाई। 1500 रुपये का माल 2400 में बेच दिया, कितने रुपए का लाभ हुआ, 900 रुपये का। और लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ बटे में क्रय मूल्य 1500 गुणा में 100 बराबर 60%। तो ओवरऑल कितना लाभ हुआ उसको, 60% लाभ हुआ, क्योंकि अब कीमत 50 लीटर की रहेगी। 30 लीटर दूध खरीदा, लेकिन 20 लीटर पानी मिला के 50 लीटर उसने माल बेचा है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, 60% का उसको लाभ हुआ है। आगे देखो प्रश्न नंबर 59।
सोहम का प्रारंभिक खर्च और बचत का अनुपात है 5:1। भाई शुरू में वो 5 रुपये खर्च करता है, 1 रुपये बचाता है जो उसकी सैलरी उसमें से। फिर उसकी सैलरी 25% बढ़ गई और उसकी बचत उसने 20% बढ़ा ली। ठीक है, यदि सोहन का वर्तमान खर्च 4347 रुपये तो उसके पहले कितनी आय मिलती थी ये बताओ। भाई कोई आदमी है, देखो सबसे पहले तो हम जो इनकम लेते हैं, जो हम पैसे कमाते हैं इनकम, तो उसमें हमारा खर्चा प्लस हमारी सेविंग को मिला के तो हमारी इनकम है। भाई मैंने 10 रुपये की 100 रुपये है मेरे पास, 80 रुपये की चीज़ खरीद ली, 20 रुपये बच गए, तो एक्सपेंडिचर हो गया 80 रुपये, 20 रुपये सेविंग, तो टोटल कितने रुपये हो गए मेरे पास 100 रुपये। इसने क्या कहा है कि पहले खर्चा था 5 रुपये और सेविंग थी 1 रुपये, ये बताइए तो इसकी इनकम कितनी हो गई इस हिसाब से 6 रुपये हो गई। भाई हमने 500 मान ली क्योंकि अनुपात दे रखा है। शुरू में उसकी 600 रुपये इनकम थी, तो उसमें से 5:1 में 5 रुपये खर्च करता, 1 बचाता, यानी कि 500 खर्च करता, 100 रुपये बचाता था, हो गई। अब इसकी इनकम 25% बढ़ गई, तो 600 का 25% बढ़ा दो, 600 का 25/100 करेंगे यानी कितना रुपये, 150 रुपये बढ़ गई। 150 रुपये इनकम बढ़ गया। अब इनकम कितनी हो गई नई, 750 रुपये, नई इनकम हो गई 750। सेविंग बढ़ गई 20%, तो 100 का 20% जोड़ेंगे कितनी सेविंग हो गई अब 120 रुपये की। 750 उसकी इनकम हो गई, 120 रुपये बचा है, तो खर्च कितना करेगा अब 750 माइनस 120 करें कितना खर्च करेगा ये 630 रुपये। अब ये खर्च करने लगा 630 रुपये। अगर ये पूछता है कि कितना प्रतिशत खर्च बढ़ा तो 130/500 कर देते, लेकिन इसने पूछा है कि अब उसका खर्चा है 4347 रुपये। अब इसका खर्चा कितना है 630, 630 की वैल्यू दे दी 4347 रुपये। तो हमें इसकी पुरानी इनकम बताने की 600 का मान बताना है। 630 अब खर्चा है ना, वो दे दिया 4347 रुपये, 630 की वैल्यू दे दी 6347। तो उसकी प्रारंभिक इनकम बताओ, शुरू में इनकम कितनी थी 600 रुपये, तो वो बताओ। यहाँ से कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब 630 का मान 4347 दे दिया, कुछ भी पूछ सकता है, पहले कितने रुपए बचाता था, पहले कितना खर्च करता था, पहले की इनकम बताओ, अब की इनकम बताओ, अब का सेविंग बताओ, सारी चीज़ बता सकते हैं हम। देखो 630 की वैल्यू कितनी दे दी 4347 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी आई 4347/630। पहले की इनकम पूछे कितनी थी 600, तो गुणा में 600 का मान निकालो तो गुणा में 600 कर दो। ठीक है, अब इसको सारे को काटा पीटी कर दो, 63 से पूरा पूरा कट जाएगा और ये आएगा 4140 रुपये। 4140 रुपये पहले उसकी इनकम थी, ये है सीधा एक फार्मूला ध्यान रखना, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्च प्लस में बचत, ये हमारी क्या होती है आय। ये फार्मूला है इसके अंदर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 59 का। सवाल नंबर 60 देखो कि एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:1 दिया है, घनाभ की चौड़ाई 12, तो आयतन बताओ। देखो घनाभ का आयतन ध्यान रखना क्या होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब L दे दिया 3x, B दे दिया 2x और H दे दिया x। भाई 3:2:1 है, तो अनुपात हटा के x लिख लिया। ये चौड़ाई दे दी 2x और 2x का मान कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर। 2x का मान 12 है तो x का मान कितना आएगा 6। देखो x का मान आ गया था 6, लंबाई 3x थी, चौड़ाई 2x और ऊंचाई x थी। ठीक है, 2x का मान 12 था, x के मान 6 आ गया, तो लंबाई कितनी होगी 3 × x 18, ऊंचाई x यानी कि x का मान आ गया 6, तो एक 18 हो गई, एक 6 हो गई, एक 12 हो गई। और आयतन हमें पता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 18 × 12 × 6 यानी कि 1296। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1296 क्यूब सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 1296 क्यूबिक सेंटीमीटर। आगे है प्रश्न नंबर 61, इसमें यूनिट डिजिट बतानी है। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसकी 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का और 39 तक का स्क्वायर, यूनिट डिजिट बतानी है। तो देखो अब ये चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो 1 2 3 4 9 तक, और लास्ट का स्क्वायर इकाई का अंक बताना, तो लास्ट का ही अंक लेना है। इसमें लेना है 1 का स्क्वायर, इधर से 2 का स्क्वायर, इधर से 3 का स्क्वायर, ऐसे 9 का स्क्वायर तक लेना है। अब इनका इकाई का अंक स्क्वायर कर दो, 1 2 का 4 आएगा, फिर 9, फिर 4 चौक 16, 5 5 25, 6 का 36, 7 का 49। देखो सबका इकाई का अंक लिखना है, पूरे ने मत लिखना क्योंकि इसने खाली इकाई का अंक पूछा है। 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ये है 1 4 9 6 5 6 9 1 4, ये जोड़ो 10 10 20 20 40 और 5 45, कितना आ गया 45। तो इकाई का अंक क्या आएगा 45 5।
तो इसका यूनिट डिजिट पूछा है, कितना आएगा? 5 आएगा। इकाई अंक पूछा है। सवाल नंबर 62 देखो, एक मोटर बोट नदी में धारा के अनुसार 20 घंटे में जाती है और धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में आती है। पानी की गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मोटर की चाल बताओ। भाई एक नाव है, धारा की दिशा में गई तो 20 घंटे में गई, दूरी तय करी कोई फिक्स, वापिस आई धारा के विपरीत दिशा में तो टाइम लगा 30 घंटा। धारा की चाल दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस नाव की चाल बताओ, स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, ये बताना है। देखो धारा की दिशा में चाल क्या होगी? नाव की चाल प्लस पानी की स्पीड हो जाएगी धारा की दिशा में। भाई धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएगी, और धारा की विपरीत दिशाओं में ये घट जाएगी। समझ गए? अच्छा, डिस्टेंस स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटे में समय होता है। अब इसने देखो फिक्स दूरी गया और वही वापस आ गया, तो हमने दूरी मान ली, डी दूरी तय करी थी उसने, डी दूरी गया था और डी ही वापस आ गया डिस्टेंस के लिए, क्योंकि टाइम इसने दे रखा है, एक बार 20 घंटे एक बार 30 घंटे, स्पीड भी अलग अलग दे रखी है। तो देखो नाव की गति हमने मान ली पहले, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल हमने मान ली y, जो 12 दे रखी है ना, वो हम बाद में पुट करेंगे, शुरू में y मान लिए। अब धारा की दिशा में कितना हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे। धारा की विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। ठीक है। अब देखो धारा की दिशा में समय लगा था 20, दूरी थी d, टाइम है 20 घंटे, स्पीड क्या है? x प्लस वाई। तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो d का मान क्या आएगा? 20 इंटू में x प्लस वाई। देखो इसमें फार्मूला लगा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो स्पीड हो गई x प्लस वाई, डिस्टेंस d है, टाइम है 20 घंटे, तो यहाँ से d का मान आ गया ये। धारा की विपरीत दिशा में यहाँ पर माइनस आ गया, टाइम हो गया था 30 घंटे, तो यहाँ से d का मान आ जाएगा ये। अब दूरी तो बराबर है, तो d का मान, ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गई, यानी कि 20 इंटू एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? 30 इंटू में x माइनस वाई के। और जब इसको सोल्व करेंगे तो x y के रूप में हमारी इक्वेशन आएगी, और वो आएगी x बराबर 5y के। जब ये बराबर पुट करेंगे तो x आएगा 5y के, और y का मान हमारे पास दे रखा कितना? 12, तो x का मान कितना हो जाएगा? 12 गुना 5 कितना हो गया? 60। तो शांत जल में नाव की चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल दे रखी थी। एक तो है ये तरीका, एक इसका शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट क्या है भाई? देखो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि स्पीड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? टाइम के। समझ गए? देखो पहले टाइम दे रखा था कितना? 20 घंटे धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 30 घंटे, यानी कि 2:3 का, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 3:2 होगी। ये धारा की दिशा में है और ये धारा के विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई, विपरीत में होती है x माइनस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई करेंगे तो ये x है नाव की चाल, और ये उसकी चाल है, तो 3 + 2 ये 5, और 3 - 2 1, 5:1 आ गया। 1 की वैल्यू 12 दे रखी है, 5 की आएगी 12 गुना 5 60। जिसको शॉर्ट तरीका आते हैं वो समझ जाएगा, बाकी आप इस तरीके से कर लेना, शॉर्ट के चक्कर में मत पड़ना। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल। सवाल नंबर 63 है कि एक व्यक्ति ट्रेन के द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कुछ दूरी तय करता है, फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर वापस दूरी तय करता है। संपूर्ण यात्रा में 12 घंटे का समय लगा, तो एक तरफ की दूरी कितने किलोमीटर की होगी, यह बताना है। ठीक है, 40 किलोमीटर चला कुछ, उसके बाद 8 किलोमीटर से चला कुछ, टोटल 12 घंटे उसके लगे, तो उसकी दूरी बताओ एक साइड की कितनी दूरी होगी, यह बताना है। देखो एक फार्मूला हमें पता है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, चाल होती है दूरी बटे में समय है। हमें समय दे रखा 12, तो समय का फार्मूला यहाँ से क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस d मान ली क्योंकि बराबर दूरी तय करी है, तो देखो पहले d डिस्टेंस 40 की स्पीड से गया, प्लस d डिस्टेंस 8 की स्पीड से, टोटल टाइम लगा 12 घंटे। भाई टाइम पहला क्या निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 40 की स्पीड से, दूसरा टाइम कितना लगा होगा उसको? d डिस्टेंस गया बराबर दूरी और 8 की स्पीड से, टोटल टाइम क्या होगा? t1 + t2, ये दे रखा 12 के बराबर, तो t1 का मान है d/40, t2 का मान है d/8। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से d का मान आएगा 80 किलोमीटर, जो हमसे दूरी पूछी है एक साइड की दूरी, d/40 = d/8 बराबर 12। हिट एंड ट्रायल से d का मान पुट करके भी आप देख सकते हो, वो भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा 80 किलोमीटर। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है।
सवाल नंबर 64 देखिए, दो उम्मीदवार एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। भाई इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे और टोटल जो वोट थे उसमें से 85% ने अपने वोट डाले और इसमें डाले हुए में से 6% वोट अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड घोषित हो गए। जीते हुए उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। यदि पात्र मतदाता 10,000 थे तो विजयी उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? यानी कि टोटल 10,000 वोट थे, उसमें से सिर्फ 85% ने वोट डाला और 85% में से भी 6% अवैध घोषित हो गए, तो जो वैध बच गए उसका 60% विजेता उम्मीदवार को मिला। तो ये बताना कि कितने वोट मिले थे, ये हमें काउंटिंग करके बतानी है उसकी। देखो टोटल वोट थे 10,000, वैध मत थे 85%, अवैध थे इस 85 का 6% अवैध था और विजेता उम्मीदवार को मिले जो वैध मत जो बच गए थे उसका 60%। तो पहले तो ये बताओ कितने वोट डाले गए थे, तो 10,000 का 85% डाले गए थे, यानी कि 8500 वोट डाले गए थे। अब 8500 में से 6% अवैध घोषित हो गए थे, तो 8500 का 6% निकालें कितना आएगा? 510। 510 वोट जो थे वो अवैध घोषित हो गए थे। तो कुल वैध वोट कितने हैं जो डाले गए हैं? तो 8500 में से 510 घटा दो, 7,990 आ गए। अब है कि विजेता जो उम्मीदवार है उसको वैध मतों का 60% मिला है, तो यानी कि 7,990 का 60% 4,794 मत मिले हैं। यही इसने पूछा था, कितने मिले हैं? तो 4,794 वोट मिले हैं विजेता उम्मीदवार को। उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे है सवाल नंबर 65, प्रॉफिट लॉस का है। एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है और उसके बाद ही उसको 15% लाभ मिलता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है तो अंकित मूल्य बताओ। देखो एक फार्मूला है, MRP अपॉन में CP का रिलेशन क्या होता है? तो 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, ये फार्मूला है। MRP हमने X मान लिया, कॉस्ट प्राइस है 2500, 100 प्लस में प्रॉफिट कितना हो गया? 115, 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो गया? 85। तो ये काट दो 17 और ये 23, 5 से कटेगा, तो X का मान निकालना है। तो X का मान कितना आएगा? 2500 गुणा में 23/17। इसको जब काटेंगे तो लगभग कितना आएगा? ये 4,382 के समथिंग कुछ आएगा ये, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 66 है कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके HCF का 22 गुना है। एक संख्या 132 है और एलसीएम और HCF का जोड़ 276 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? एलसीएम जो दे रखा है वो 22 गुना दे रखा है HCF के और एलसीएम प्लस HCF का जोड़ दे दिया 276। तो हमें सिर्फ एक फार्मूला पता है, क्या? कि एलसीएम गुणा में HCF ये होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर, x गुणा में y के। एक संख्या 132 दे दी, y का मान हमें निकालना है। देखो हमने HCF H मान लिया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा उसका? 22 गुना। इसके साथ एलसीएम और HCF का जोड़ दे रखा है, यानी कि H प्लस 22H किसके बराबर दे दिया? 276 के। 23H बराबर 276, H का मान कितना आ जाएगा? 12। तो HCF आ गया 12, एलसीएम कितना हो जाएगा? 22 गुणा में 12, एलसीएम निकल गया। एलसीएम कितना आ जाएगा फिर? 264। तो हमें पता है एलसीएम गुणा में HCF किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर। तो HCF है 12, एलसीएम आ गया यहाँ से 264, एक संख्या 132 है, दूसरी निकालनी है, तो इसको 132 से भाग कर देंगे और ये आ जाएगा 24। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 24 आ गई। सवाल नंबर 66 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, दूसरी संख्या है 24। सवाल नंबर 67 देखो कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है, वर्ग का परिमाप 172 है। देखो वर्ग होता है स्क्वायर और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 गुणा में साइड होता है, 4 गुणा में भुजा, ठीक है। पेरीमीटर दे दिया 172, तो 4 गुणा में साइड, तो वर्ग का परिमाप दे दिया 172, तो भुजा कितनी आ जाएगी? 172/4 करेंगे तो 43। एक स्क्वायर की साइड आ गई, स्क्वायर कैसा होता है? ऐसे चौकुट्टा, इसकी चारों साइड ए होती है। ए का मान आ गया 43, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। भाई स्क्वायर का एरिया कितना होता है? भुजा गुणा में भुजा वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 43 गुणा में 43। 43 गुणा 43 करेंगे कितना आ जाएगा? 1849। ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिभुज का पूछा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है, तो इसका आधा कर दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1849 का आधा करेंगे तो 924.5 उत्तर आएगा। समझ गए? वर्ग का परिमाप दे दिया, वहां से वर्ग की भुजा निकालो, फिर उसका क्षेत्रफल निकालो, भुजा गुणा भुजा करके। उस क्षेत्रफल का आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसका आधा करेंगे 924, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 924.5। सवाल नंबर 68 देखो
संबंध बताना है। बैंक का धन से तो सूर्य का क्या है। देखो बैंक के अंदर क्या होता है, धन, धन होता है ना बैंक के अंदर। तो सूरज के अंदर क्या होता है, गोल नहीं, चांद नहीं, अंधकार नहीं। सूरज के अंदर क्या होते हैं, हीट, ताप। सूरज के अंदर क्या मिलेगा, गर्मी मिलेगी, टेम्परेचर हाई होता है सूरज का। सेम अगला क्वेश्चन है भाई, जो संबंध इन दोनों के बीच में है उसी आधार पर ये पहले क्या आएगा ये बताओ, ये बताना है। देखो ये Q से Y गए तो 8 बढ़ा दिए, S से A गए तो भी 8 का अंतर है, U से C के बीच में भी 8 का अंतर है, और W से E के बीच में भी 8 का अंतर है। तो यहाँ से इसमें से 8 घटाएंगे तो पहला क्या आएगा, A। M में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, C। M में से 8 गए तो E। O में से 8 गए तो G। 8 घटाने हैं, कितना घटाना है, 8 का फर्क है। तो ये क्या आएगा, ACEG। ACEG इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हिम हर दैम को ये लिखा है, डू हिम वाई को ये लिखा है, आर दे डू को लिखा है ये। तो डू का क्या है ये बताना है। तो देखो इसमें से डू किसके अंदर है, ये देखो डू किस किसके अंदर है। डू यहाँ पर है, डू हिम वाई ये है, और एक इसमें है आर दे डू ये है। तब इन दोनों में कॉमन क्या है, डू हिम वाई, और इसमें डू ही कॉमन है ना दोनों में। तो इन दोनों में भी एक ही वर्ड कॉमन मिलेगा, डू। और डू का क्या सीन है, आई के, दोनों में कॉमन है ना। तो डू का क्या निशान हो जाएगा, आई के, आई के। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें से अलग बताना है, यूरोप, एशिया, इंग्लैंड, अफ्रीका। तो आपको पता है महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका। इंग्लैंड कोई महाद्वीप नहीं है, इंग्लैंड एक महाद्वीप नहीं है, इंग्लैंड एक देश है। ये तीनों महाद्वीप हैं, तो इंग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3, 3, 12, 108, यहाँ पे क्या आएगा फिर 4320। अभी देखो 3 का 1 गुणा, ये इसका 4 गुणा, ये इसका 9 गुणा, ये इसका क्या गुणा करे, और फिर ये अगला गुणा। तो देखो ये 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, तो अब 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 गुणा। तो 108 का 16 गुणा करेंगे कितना आएगा, 1728। और फिर अगला 5 का स्क्वायर 25 गुणा, फिर इसका 25 गुणा आएगा 43,200। बिल्कुल सही है ये। तो क्या उत्तर आ जाएगा हमारा, 1728। पहले 4 गुणा, 1 गुणा, फिर 4 गुणा, फिर 9 गुणा, फिर आगे 16 गुणा, और अगला 25 गुणा हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर होगा। 73 है, ये जो टेबल दे रखी है इसके आधार पर यहाँ का मान बताओ। तो देखो स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। 11 की क्यूब होती है 1331, लेकिन इसमें क्यूब में से एक कम कर रखा है। 6 का क्यूब होता है 216, उसमें से एक कम है 215। ठीक है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो 5 की क्यूब होगी 125, ये एक कम कर रखा है, तो 10 की क्यूब होगी 1000। 1000 में से एक घटा दे तो कितना आएगा, 999। कितना आएगा यहाँ पे, 999। जो संख्या क्यूब स्क्वायर है उसके क्यूब में से एक घटा रखा है, ये करना है। 74 का यहाँ पे बताना क्या आएगा। देखो जब एरो लेफ्ट में है एक राइट में आएगा, अगर ये डाउन में है तो दूसरा इसकी साइड, अगर ये लेफ्ट में है तो सेम पैटर्न रिपीट हो गया ना, तो ये कहाँ आएगा, ऑप्शन ए वाला। अगर ये ऐसे है तो ये कहाँ आएगा, ऐसे, सेम ये पैटर्न, ऑप्शन ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 75, ये है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं हमारे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसमें दे रखे कि 7 बिंदु हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर, एक क्षेत्र में 7 बिंदु हैं। ओ पी के उत्तर में 220 मीटर है, एल एम के उत्तर में 180 मीटर है, और एम जो पश्चिम, एन के पश्चिम में 19 मीटर पर है, पी आर के उत्तर में 40 मीटर, और एम के पूर्व में 30 मीटर है, क्यू एल के दक्षिण में 220 मीटर है। तो एल जो है वो एन से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये बताना है। एल और एन का रिलेशन हमें बताना है। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ऐसे डायरेक्शन बना लिया करो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये ऐसे डायरेक्शन बना लो, उसके बाद आपको सोल्व करना है। कोई भी 2 पॉइंट ले लो जिनका रिलेशन दे रखा है। देखो P इज 40 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ R एंड 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ M। भाई मान लो P है यहाँ पे कोई भी, तो 40 मीटर नॉर्थ में है R के, तो मतलब R के नॉर्थ में, तो R मतलब इसके नीचे होगा, इसके नॉर्थ में है, और ईस्ट में है M के 30 मीटर, तो मतलब M इधर होगा, M के 30 मीटर ये इधर होगा। ठीक है, उसके बाद देख लो M P और R का क्या रिलेशन दे रखा है, ये आगे M दे रखा, L जो है 180 मीटर नॉर्थ में है M के, तो M के 180 मीटर नॉर्थ में कौन सा हो गया, L हो गया। उसके बाद
पी दे रखा है, ओ इज 220 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पी, पी के 220 मीटर नॉर्थ में है ओ, हो गया। इसके बाद और देखो क्या रह गया, एन दे रखा है 19 मीटर वेस्ट ऑफ एन, एम जो है वो एन के 19 मीटर वेस्ट में है, तो एन आगे बीच में आएगा। एल और एन का संबंध बताना है किस डायरेक्शन में है, ये देख के इसको आप सोल्व करके देख लेना। इसका आंसर आएगा 181 मीटर नॉर्थ वेस्ट। इसमें ऐसे कर्ण बनेगा, ये एक 19 आएगा और एक ये 80 के तकरीबन आएगा, फिर ये डायरेक्शन हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 दे रखा है ये फैमिली रिलेशन का। इसमें प्लस का मतलब है ए बी की पुत्री है, माइनस का अर्थ है और ये गुणा का अर्थ दे दिया। तो हमें बताना है पी गुणा क्यू जमा आर, पी गुणा क्यू जमा आर। तो पी गुणा क्यू, गुणा का अर्थ है भाई, तो यानी कि पी ब्रदर है किसका, क्यू का, हो गया। क्यू प्लस आर का मतलब है प्लस, यानी कि क्यू आर की पुत्री है, तो आर इनकी माँ हो गई, क्यू पुत्री है, यानी कि देखो ये लड़का है ये लड़की है और इनकी माँ है आर। आर माँ या बाप कुछ भी हो सकता है, आर के बारे में कुछ नहीं पता अभी। तो क्या आंसर होएगा, पी आर का पिता है, पी आर का पिता गलत है, पी आर का चाचा नहीं, पी इज अ सन ऑफ आर, ये बिल्कुल सही है। पी जो है वो आर का बेटा है और क्यू आर की बेटी है। आर का जेंडर नहीं दे रखा, लेकिन पी के बता रखा है पी पुरुष है, लड़का है आर का। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर देखो, यदि किसी महीने का तीसरा दिन यानी कि 3 तारीख को मंगलवार है, तो 27वें दिन से 4 दिन पहले, 27वें दिन से 4 दिन पहले, यानी कि 27 से 4 दिन पहले कौन सा आएगा, 23वां दिन। देखो 30 तारीख को मंगलवार है तो 7 जोड़ेंगे, 10 तारीख को मंगलवार, 17 को मंगलवार, 24 को मंगलवार। हमसे पूछा 23 तारीख को, तो मंगलवार से एक दिन पहले क्या आएगा, सोमवार। तो कौन सा होगा, 27 से 4 दिन पहले का सोमवार। 78 नंबर सवाल देखो, उत्तर की ओर मुख करके 5 आदमी बैठे हैं। डी जो है वो सी के बाई ओर है, 1 2 3 4 5। डी है वो सी के लेफ्ट में है, बी ई के दाएं है, बी है वो ई के दाएं साइड है, ए सी के दाईं ओर तथा बी डी के बाईं ओर है। ए है वो सी के दाईं ओर है, तो सी के राइट हैंड में ए है, तथा बी डी के बाईं ओर है। डी के लेफ्ट में, तो डी के लेफ्ट में बी है और बी से पहले कौन आएगा फिर इधर, ई आएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे कैसे रखे जाएंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट क्या बन गई, ई बी डी सी ए। ई लास्ट में है, तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में बैठा है डी। एक कॉर्नर पर ए है, एक कॉर्नर पर ई, बीच में बैठा है डी, यही पूछा है इसमें। देखो हमने कुछ नहीं करा, जो इसने बोला वो नोट किया साइड में और अपने आप जुड़ गया। ये ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, डी है वो एकदम बीच में बैठा है। सवाल नंबर 79 देखो, कथन निष्कर्ष का। पहला है कि कुछ आम पीले हैं, कुछ आम पीले हैं, ये मैंगो हो गए, ये येलो है। कुछ ऑरेंज मैंगो है, तो कुछ ऑरेंज जो है वो मैंगो है। ये पहला निष्कर्ष है कि सम मैंगोज आर ग्रीन, तो ग्रीन का तो कोई चक्कर नहीं है, ग्रीन का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सम ऑरेंज आर येलो, ऑरेंज और येलो का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा, ये भी गलत है। यानी कि निष्कर्ष एक भी फॉलो नहीं करता और दो भी, यानी कि ना तो एक का अनुसरण करता और ना दो का। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 80 देखो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो सभी को पता कब आता है, ये 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब देखो इसमें आगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम भी ध्यान रखना, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये थीम जरूर याद रखना। देखो जून में आता है तो अब 2026 का तो आया नहीं, 2025 वाले की थीम याद रखना कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त करना, एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 की थीम है। स्पेशली अभियान चलाया था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये एक अभियान चलाया गया था। ठीक है, थीम देख ली। अरे एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि 2025 की जो मेज़बानी हुई थी समारोह की, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो समारोह होता है एक, तो इसकी मेज़बानी 2025 में किसने करी थी, दक्षिण कोरिया ने करी थी। 2025 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इस जो समारोह था इसकी मेज़बानी करी थी दक्षिण कोरिया ने। और भारत एक EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नियम का पालन कर रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, थीम ध्यान रखना, एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 5 जून। आगे है प्रश्न नंबर 81, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है।
विच कंट्री हैज मैक्सिमम एसिड रेन। तो सबसे ज़्यादा एसिड रेन वहीं पर होगी जहाँ सबसे ज़्यादा उद्योग होंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिड रेन होती है अमेरिका के अंदर। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिक रेन होती है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है। विच वन इज ए बायोडाइवर्सिटी सैचुरेटेड एरिया इन इंडिया। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो सबसे अधिक जैव विविधता भारत में पाई जाती है पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट पर मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन लगा के चलना इसका, क्वेश्चन नंबर 82 को। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। अगला है प्रश्न नंबर 83 की भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर, और ये शुरू किया गया था उस टाइम जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने शुरू करा था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर शुरू किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया था टाइगर बचाने के लिए। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। अगला क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 की ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ओजोन। तो ग्रीन हाउस गैस का सबसे मेन जो कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, जो ग्रीन हाउस गैसों का सबसे मुख्य घटक होता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। अगला है प्रश्न नंबर 85 कि भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छेदन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र कितना है। यानी कि कितने प्रतिशत भूमि पर फॉरेस्ट होना चाहिए भारत के अंदर प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस बढ़ाने के लिए, प्रॉपर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का, पेड़ पौधों का होना जरूरी है। तो ये है 1/3 भूमि के ऊपर, जो देश की टोटल भूमि है उसके 1/3 हिस्से पर, यानी कि कितने पर, 33% हिस्से के ऊपर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। लेकिन है कितने, भारत में लगभग 20% के अप्रोक्सीमेट भूमि पर ही वन है। होने कितने चाहिए, 33% भूमि पर होने चाहिए। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा सही प्रॉपर, ऑप्शन बी 33% या फिर 1/3। 1/3 भी ऑप्शन में आ सकता है, ध्यान रखना। 1/3 जो बोलते हैं, 1/3 भूमि पर टोटल वन होने चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 86, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन, जो पहला नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये जानकारी रखनी है। ये देखो, गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन हुआ था 1 से लेकर 6 सितंबर 1961 को। और कहाँ हुआ था, बेलग्रेड के अंदर, यूगोस्लाविया में। 1 से लेकर 6 सितंबर 1961 को हुआ था ये, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया के नेताओं द्वारा शुरू किया गया इस शिखर सम्मेलन में शीत युद्ध के दौरान एक तटस्थ स्वतंत्र मार्ग स्थापित करने के लिए 25 देशों ने भाग लिया था। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था सितंबर 1961 के अंदर, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। देखो, शीत युद्ध चल रहा था, 2 ध्रुव बन गए थे देश, संसार 2 भागों में बट गया था सारा, एक अमेरिका वाला और एक रसिया की साइड था। ठीक है, तो उसके हिसाब से तीसरा रास्ता निकाला था गुट निरपेक्षता, किसी भी गुट में ना जाना। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसलिए चलाया गया था। ये 25 देशों में इस पे साइन करे थे। तो देखो, पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, जो फिलहाल कौन सी जगह है, ये सर्बिया के अंदर है। ये सितंबर 1961, 25 देशों ने इसमें भाग लिया था। इसमें मुख्य 5 देशों के नाम याद रखने हैं, यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया। ठीक है, सोवियत संघ और अमेरिका के गुटों से किसी में भी ना मिलकर अलग गुट बनाना, शांति और संप्रभुता को बढ़ावा देना। सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया बेलग्रेड में हुआ था, जो वर्तमान में सर्बिया के अंदर है। 1961 की डेट आपको ध्यान रखनी है। तो प्रश्न नंबर 86 का क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए बेलग्रेड। यूगोस्लाविया भी आ सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना, देश यूगोस्लाविया है। प्रश्न नंबर 87 है कि आई डू व्हाट आई डू, एक पुस्तक है, आई डू व्हाट आई डू, किसने लिखी थी ये।
रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अरविंद सुब्रमण्यन या फिर अरविंद पनगड़िया। तो पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू और ये लिखी गई थी आरबीआई के पूरे जो पहले गवर्नर थे कौन, रघुराम राजन। रघुराम राजन ने यह पुस्तक लिखी थी आई डू व्हाट आई डू। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 88 कि भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट, इंडिया एक्सप्रेस या फिर बॉम्बे हेराल्ड। देखो पहला इंग्लिश समाचार पत्र और वो है बंगाल गजट। बंगाल गजट किसने लिखा था, जेम्स ऑन्गस्टन हिक्की ने। जेम्स ऑन्गस्टन हिक्की, आपको हिक्की नाम याद रखना है, ठीक है। कब की बात है ये, 1780 की बात है ये। जेम्स ऑन्गस्टन हिक्की ने लिखा था, बंगाल गजट के नाम से है। प्रश्न नंबर 89 है कि संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्च आयुक्त का कार्यालय कहाँ है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। ह्यूमन राइट्स का जो हेड ऑफिस कहाँ पर है कमीशन का, तो ये कहाँ पर है, जनेवा के अंदर, जनेवा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 90, प्रश्न नंबर 90 है कि मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में है। मैकमोहन लाइन, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश या पाकिस्तान चीन। तो मैकमोहन लाइन है भारत और चीन के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, रेड क्लिफ। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है, डूरंड लाइन। ये ध्यान रखना आपको। तो मैकमोहन लाइन है भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन लाइन। अगला है प्रश्न नंबर 91, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में क्या सम्मिलित नहीं है। ये 4 अधिकार दे रखे, इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह बताना है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ इक्वलिटी। देखो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 32 तक हैं। तो ये इसमें कौन सा है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये एक एक्ट है, ये अधिकार नहीं है, एक एक्ट है, कानून है ये, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये मौलिक अधिकारों के अंदर नहीं आता। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 91 का। आगे क्वेश्चन नंबर 92 कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शपथ या वचनबद्धता के स्वरूप को निर्धारित करती है। शपथ किसके अंदर है, कौन सी अनुसूची के अंदर है, तो शपथ है तीसरी अनुसूची के अंदर। किसके अंदर है, तीसरी अनुसूची के अंदर है। कितनी अनुसूची हैं, 12। जब संविधान बना तब कितनी अनुसूची थी, 8 थी। ये ध्यान रखना है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। और ये शपथ वाला किसके दिया गया है, किसके अंतर्गत है, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत दिया है। अगला प्रश्न नंबर 93, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने की अंतिम सत्ता किसके पास है। हु हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। जो हमारे मूलभूत अधिकार है उनकी रक्षा करने का अंतिम अधिकार की शक्ति किसके पास है, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास। तो जब भी सर कोई भी डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। भाई जब सारे पॉलिटिकल रास्ते बंद हो जाए तो लास्ट में कहाँ जाना पड़ता है, कोर्ट के पास ही जाना पड़ता है। अगला है प्रश्न नंबर 94 कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में संस्तुति हेतु कौन सी समिति बनाई गई। विच कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। गाडगिल कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, संथानम कमेटी या जे.एस. वर्मा समिति। मौलिक कर्तव्यों के लिए बनाई गई थी और यह बनाई गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया था मौलिक कर्तव्यों के संबंध में। मौलिक कर्तव्य किसमें है, भाग 4A के अंदर दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ये ध्यान रखना है आपको। प्रश्न नंबर 95 दिया कि भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग की अध्यक्षता। 1953 में क्या हुआ था, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। किस आयोग की सिफारिश पर, तो फजल अली आयोग आया था, तो उसका चेयरमैन कौन था, सैयद फजल अली। 1953 में आयोग बना था सैयद फजल अली, फजल अली आयोग था। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला भारत का राज्य बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, नॉलेज हब 7900 करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा।
प्रश्न नंबर 96 है कि समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस भाषा में है। जो इलाहाबाद स्तंभ जो लेख है उस पर कौन सी भाषा में लिखा हुआ है वो, हिंदी, संस्कृत, पाली या फिर पर्शियन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, देखो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, दूसरा क्या नाम इसका, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 4वीं शताब्दी ईस्वी में उनके दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन के द्वारा यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। देखो सारी बातें लिख रखी है इसके अंदर, ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में और ये ब्राह्मी लिपि है, इसकी भाषा है संस्कृत, लिपि है ब्राह्मी लिपि में है। किसने लिखा था ये, हरिसेन ने लिखा था, उसका दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, उसने लिखा था ये। दूसरा नाम है इसका प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट, सारे पॉइंट ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में है। अगला प्रश्न नंबर 97, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था। द विक्ट्री टावर ऑफ चित्तौड़गढ़, महाराजा प्रताप सिंह, संग्राम सिंह, राणा कुंभा या राणा रतन सिंह। चित्तौड़ का विजय स्तंभ ये बनाया था राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने। देखो ये है चित्तौड़ का विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के द्वारा 1442 से 1449 के बीच में बनवाया था। मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर महमूद खिलजी के नेतृत्व में अपने विजय की स्मृति में, देखो ये प्रश्न इसके अंदर, राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। किसके खिलाफ जीता था ये, मालवा और गुजरात, इनकी संयुक्त नेता सेना थी मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व में, इनको हराया था राणा कुंभा ने, तभी विजय स्तंभ बनवाया था 1442 से लेकर 1449 के बीच में। 9 मंजिला है, 37 मीटर ऊंचा है और हिंदू देवताओं की नक्काशी की गई है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। मालवा और गुजरात विजय के दौरान मोहम्मद खिलजी के खिलाफ जीता था ये। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, राणा कुंभा ने। 98वां नंबर है कि पल्लवों की राजधानी क्या थी। पल्लवों की राजधानी कांची, त्रिचिनापल्ली, वातापी या महाबलीपुरम। तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, कांचीपुरम ये पल्लवों की राजधानी होती थी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो यह बना था 1 अप्रैल 1955 को, 1 अप्रैल 1955 को। इससे पहले कौन सा बैंक था ये, इंपीरियल बैंक होता था ये। 1955 में SBI की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 100 है कि कौन सा संस्थान भारत की राष्ट्रीय आय की जनगणना करता है। नेशनल इनकम, तो ये काउंट करता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है NSO, ये करता है राष्ट्रीय आय की जनगणना। तो यह हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट था। 100 के 100 प्रश्न इसमें हमने करे हैं डिटेल में, और सभी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन हमने डिटेल में सॉल्यूशन रिटर्न मोड में देखी है। इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी PDF आपको यहाँ से मिलने वाली है। 100 प्रश्न करे हैं और कंटिन्यू ऐसे ही हम 2 से 3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। बीच बीच में हरियाणा जीके के और अलग अलग टॉपिक के हिसाब से भी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर नॉलेज हब को भी सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। डिटेल में हमने सारा सॉल्यूशन करा है सभी प्रश्न का। ठीक है, अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस साथ अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप नॉलेज हब को ज्वाइन जरूर कर ले, टेलीग्राम और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर ले। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।